डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमारा आज का टॉपिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। इसमें आप ध्यान से देखिए, एक तो ह्यूमन है यानी मनुष्य से संबंधित जीनोम का मतलब होता है टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम। मनुष्य के अंदर जितने भी चाहे ऑटोसोम हो 22 पेयर यानी 44 प्लस एक्स और XY क्रोमोसोम, इन सब का स्टडी करना और उनको पूरा कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। सो दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं, इसका महत्व क्या है और ये क्यों किया जाता है। माइलस्टोन, गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसके क्या क्या लक्ष्य हैं, इशू ऑफ कंसर्न, फ्यूचर चैलेंज, भविष्य में इससे क्या क्या हमको फ़ायदा हो सकता है, वेक्टर कौन कौन से लार्ज स्केल जीनोम प्रोजेक्ट के लिए, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यानी BAC के बारे में पढ़ेंगे और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यानी BAC के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं द ह्यूमन जीनोम की। सो द ह्यूमन जीनोम इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर ह्यूमन। होमोसेपियंस के अंदर जितना भी क्रोमोसोम है उन सब का कंप्लीट सेट ह्यूमन जीनोम कहलाता है। इसमें सबसे ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स है और लार्जेस्ट जीनोम है। यदि साइज़ की बात करें तो 6 फीट लंबे जो DNA का थ्रेड है उसके अंदर 30,000 से ज़्यादा जीन उपस्थित हो सकते हैं। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 22 यानी 22 पेयर, दैट मीन्स 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम कहलाते हैं और 2 जो हैं वो X और Y यानी मेल में XY और फीमेल में XX। तो यहाँ पर देखिए ये मेल है X और Y क्रोमोसोम है और ये फीमेल में दोनों क्रोमोसोम एक जैसे हैं। तो ये 44 प्लस XX क्रोमोसोम ये फीमेल के हैं। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ पर ये चार्ट के द्वारा कलर के द्वारा दिखाया गया है। ये रेड कलर के हैं यानी इसमें 1000 के लगभग बेस पेयर हैं। जो थोड़ा सा पिंक कलर का है या हल्के रेड कलर का है उसमें 250 से लेकर 1000 तक नाइट्रोजन बेस हैं और जो येलो कलर का है उसमें 250 तक नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। साइलेंट फीचर देखिए ध्यान से, 24 क्रोमोसोम यानी 22 ऑटोसोम, 22 पेयर ऑटोसोम और X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम, ऐसे मिला के 22 प्लस यानी एक सिंगल जीन की बात कर रहे हैं तो 22 प्लस X प्लस Y, तो टोटल मिला के हो जाते हैं आपके 22 पेयर यानी 44 प्लस XX और 44 प्लस XY यानी ये क्रोमोसोम हो गए आपके मनुष्य के 46 क्रोमोसोम। दूसरी बात है इसमें 3 बिलियन न्यूक्लियोटाइड होते हैं ह्यूमन जीनोम में। ह्यूमन जीनोम में 30,000 जीन होते हैं। न्यूक्लियोटाइड पेयर अलग हैं और जीन्स अलग हैं। तो 3 बिलियन जीन न्यूक्लियोटाइड हैं और 30,000 जीन हैं। एवरेज जीन की बात करें तो 3000 बेस पाए जाते हैं, उनके साइज थोड़े से अलग अलग हैं। हमारा जो लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन है उसका नाम है डिस्ट्रोफिन। ये परीक्षा में पूछा जाता है, स्टार लगा देते हैं इस पर। इसमें 2.5 मिलियन नाइट्रोजन बेस पेयर उपस्थित रहते हैं किसमें, डिस्ट्रोफिन में। ओनली 3% ऑफ जीनोम इनकोड अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड और बाकी सब जो रहते हैं 97% जो है वो जंक है यानी इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, केवल 3% जीनोम ही अमीनो एसिड को यानी प्रोटीन को कोड करते हैं। 50% से ज़्यादा जो जीन हैं उनके हमको फंक्शंस पता नहीं है। फंक्शंस आर अननोन फॉर मोर देन 50% ऑफ जीन। हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ जीन ऐसे हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस, बहुत ज़्यादा पोर्शन उनका ऐसा है कि उनका डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस में इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन एवोल्यूशन और डायनामिक की नज़र से इनका इम्पोर्टेंस है क्योंकि भविष्य में ये किसी न किसी एवोल्यूशन का कारण बनेंगे। अभी प्रोटीन सिंथेसिस में इनका इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन हम इनको कह सकते हैं कि ये कि बेकार जीन है, ऐसा नहीं कह सकते। ये एवोल्यूशन के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। क्रोमोसोम 1 में सबसे ज़्यादा जीन है 2968 जीन क्रोमोसोम 1 में और Y क्रोमोसोम में सबसे कम है 231। ये परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए, ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियोटाइड बेस आर एग्जैक्टली द सेम। यदि हम सभी मनुष्यों की बात करें तो केवल 0.2% बेस पेयर का हम सब में डिफरेंस है, बाकी 99.8% ये हम लोग सिमिलर हैं, एक जैसे हैं सबके सब। सो मोस्ट ऑफ दिस डिफरेंस ऑकर इन द फॉर्म ऑफ सिंगल बेस डिफरेंस।
जो हमें अंतर है वो सिंगल बेस डिफरेंस के अंतर के कारण आता है। जैसे यदि किसी में AAG है और किसी में AGA हो जाएगा, बस एक सिंगल नाइट्रोजन बेस के डिफरेंस से हमें अंतर आ जाता है। इसी को SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या SNP कहा जाता है। One SNP occur at every 1000 base pair of human genome. About 85% of all difference in human DNA are due to single nucleotide polymorphism. यानी सिंगल बेस में ही अंतर रहता है, बाकी सब लगभग एक से रहते हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 का जेनेटिक मैप दिया है जिसमें 2968 नाइट्रोजन बेस पेयर हैं। ये न्यूज़ देखिए आप, जिसमें बताया गया था कि जेनेटिक कोड ह्यूमन लाइफ का जो है वो क्रैक कर दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने पूरे जीनोम को पढ़ लिया है, किस जीन के द्वारा कौन सा कार्य हमारे शरीर में किया जाता है, किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बॉडी की रिपेयरिंग किस तरह से होती है, ये पूरा का पूरा साइंटिस्ट ने पता लगा लिया है। तो इसका उपयोग कहाँ पर है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज एन इंटरनेशनल रिसर्च डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम। एक तो इनका पूरे मनुष्य के अंदर जितने भी जीनोम हैं उनका सीक्वेंसिंग करना और उनके अंदर जीन के बारे में पता लगाना कि ये जीन क्या काम करते हैं। इसके लिए 13 ईयर का एक US ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लिया गया, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ अमेरिका 3 सेंटर काम कर रहे थे। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और US गवर्नमेंट, ये तीनों डिपार्टमेंट मिलकर इन्होंने ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। ये थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा देखिए, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस से क्रोमोसोम की मैपिंग की गई, इस तरह से ये जीन तैयार किए गए और जीन में प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन जो स्टोर रहती है उसके बारे में बताया गया है। ये 13 ईयर का जो था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये माइलस्टोन, तो सबसे पहले 1986 द बर्थ ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सबसे पहले ये सोचा गया कि इस तरह का एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। नंबर 2, 1990 में प्रोजेक्ट इनिशिएटेड किया गया US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा, NIH और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के द्वारा। 94 में जेनेटिक प्राइवेसी एक्ट आया, जिसके द्वारा रेगुलेशन, कलेक्शन, एनालिसिस, स्टोरेज एंड यूज ऑफ DNA सैंपल जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर वेरियस पर्पज। 1996 में इसमें एक नया जो बहुत बड़ा वेलकम नाम की कंपनी है जो दवाइयाँ बनाती है, उस कंपनी ने इसमें प्रोजेक्ट में अपना योगदान देना शुरू किया। इसके बाद 1998 में सेलेरा जीनोम्स, एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए इसने मदद की और 3 वर्ष में पूरा सीक्वेंस ओपन किया। 1999 में कंप्लीशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर 22, सबसे पहले क्रोमोसोम नंबर 22 का जीनोम कंप्लीट किया गया। सन 2000 में कंप्लीशन ऑफ द वर्किंग ड्राफ्ट ऑफ द एंटायर ह्यूमन जीनोम की बात करें तो वो 2000 में कंप्लीट हो गया। 2001 में वर्किंग ड्राफ्ट पब्लिश हुआ और 2003 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सीक्वेंस इज कंप्लीट एंड प्रोजेक्ट इज डिक्लेयर्ड 2 ईयर अहेड ऑफ शेड्यूल। 13 साल का काम था, 11 साल में इसको कंप्लीट कर लिया गया। गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। नंबर 1, टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन इन ह्यूमन DNA। ह्यूमन DNA के अंदर उपस्थित सभी DNA को पता लगाना, सभी जीन को पता लगाना। जेनेटिक लिंकेज और मैपिंग करना कि किस तरह से ये जीन आपस में लिंक्ड हैं, कौन सा जीन किस जीन के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। एक फिजिकल मैप तैयार किया गया और टेक्नोलॉजी डेवलप की गई ताकि ह्यूमन जीनोम की इन्फॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी शेयर किया जा सके। बहुत सारे जीन के फंक्शन जो अज्ञात थे, आज भी बहुत से जीन 50% से ज़्यादा जीन ऐसे हैं जिनके कार्य अज्ञात हैं, उनका कार्य पता लगाना। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर मेकअप ऑफ ह्यूमन DNA। इस पूरी इन्फॉर्मेशन को डाटाबेस के रूप में कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना, क्योंकि बिना कंप्यूटर के आप बुक में पढ़ोगे, यदि 1000 पेज की एक किताब लें और उसके हर पेज में 1000 शब्द लिखे गए हों तो लगभग 33 ट्रिलियन $, ठीक है, इतना पैसा इसमें खर्च हो सकता है। इसलिए इसका क्या किया जाता है, कंप्यूटर में डाटाबेस को स्टोर किया जाता है इन्फॉर्मेशन को। फिर ऐसे टूल डेवलप करना जिससे कि डाटा एनालिसिस किया जा सके और इस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना प्राइवेट सेक्टर में, ताकि भविष्य में होने वाली जो भी बीमारियां हैं उनका उपचार
यथा समय पूरा किया जा सके, नई प्रकार की वैक्सीन तैयार की जा सकें। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना जैसी बीमारियां आगे भविष्य में भी हो सकती हैं, तो उसके लिए हमको अभी से तैयार रहना पड़ेगा कि कौन से ऐसे मनुष्य हैं जिनको ये इस तरह की बीमारियां नहीं होंगी, और कौन से मनुष्य ऐसे हैं जिनके DNA या जीन में किसी भी बीमारी के प्रति सेंसिटिविटी ज़्यादा है, यानी उनके बीमार होने की संभावना ज़्यादा है। ये सब पता हमको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से चलता है। इशू की बात करें तो इसमें एथिकल, लीगल, सोशल इशू LC, इनका हमको सामना करना पड़ेगा, इनके बारे में लोगों को समझाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। फेयरनेस इन द यूज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में। प्राइवेसी बनी रहना चाहिए लोगों की, ताकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दुष्ट व्यक्तियों के हाथों में, गलत लोगों के हाथों में न पहुंच जाए। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, अरे मेरी सब जानकारी दूसरे लोगों ने ले ली, अब मैं तो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, अब क्या होगा, इस तरह की चीज़ों को साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी तो लोगों को बताना पड़ेगा। स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा, कि भाई अरे इसके अंदर तो DNA इस तरह का है कि आगे भविष्य में इसको कैंसर हो सकता है या इसको कोई दूसरी बीमारी हो सकती है, तो स्टिग्मा, लोग उससे डरने लगेंगे, बचने, ये गलत फहमियों को लोगों से दूर करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना पड़ेगा। रिप्रोडक्टिव इशू की बात करें, किस तरह के आगे संतति उत्पन्न हो सकती है, बच्चे किस तरह के रहेंगे। क्लिनिकल इशू, वो बीमारियों के बारे में सेंसिटिव है नहीं है, किस तरह की बीमारियों से इसको बचाया जा सकता है, भविष्य में कौन कौन सी बीमारियाँ इसको हो सकती हैं। जेनेटिक टेस्ट फॉर ससेप्टिबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स कंडीशंस, फेयरनेस एंड एक्सेस टू एडवांस जीनोमिक टेक्नोलॉजी, कंसेप्चुअलाइजेशन एंड फिलोसफिकल इम्प्लीकेशंस, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इशू, कमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, एजुकेशन, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल और पेटेंट इशू। इन सब बातों पर बहुत अच्छी तरह से समझ-बूझ के साथ चलना पड़ेगा, ताकि लोगों को गलतफहमियां ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का उपयोग कर सकें। भविष्य में जो होने वाली बीमारियां हैं उनका अर्ली डायग्नोस कर सकें, उनका वैक्सीनेशन जल्दी तैयार हो सके और मानव का कल्याण हो सके। इन चीज़ों को हमको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में शामिल करना पड़ेगा। फ्यूचर चैलेंज क्या क्या हैं? जीन नंबर और एग्जैक्ट लोकेशन एंड फंक्शन अभी तक अज्ञात है, इनको पता लगाना है। जीन किस तरह से अपने काम को रेगुलेट करते हैं ये पता लगाना है। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर और उनका ऑर्गेनाइजेशन पता लगाना है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा। बहुत सारे DNA ऐसे हैं जो नॉन कोडिंग होते हैं, केवल 3% जीन ही प्रोटीन को कोड करते हैं, बाकी नॉन कोडिंग DNA। तो वो कितने प्रकार के हैं, उनकी संख्या कितनी है, वितरण कहाँ कहाँ पर है और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, किस तरह से जीन आपस में काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से होगा और पोस्ट ट्रांसलेशन इवेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करना। प्रेडिक्टेड वर्सेस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन जीन फंक्शन, जीनों का पहले ये पक्का पता करना है कि ये जीन किस तरह से एवोल्यूशन में मदद करता है, किस तरह से ये काम करता है। एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन एमंग ऑर्गेनिज्म, डिसीज ससेप्टिबिलिटी, व्यक्ति को किस तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है और बचना चाहिए। जीन इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स ट्रेट और डेवलपमेंट, जेनेटिक और जीनोमिक्स, इन सब के बारे में हमको ये फ्यूचर चैलेंज है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, जिनको हमको पता लगाना है। वेक्टर्स, लार्ज स्केल जीनोम प्रोजेक्ट के लिए वेक्टर कौन कौन से हैं? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, YAC और BAC इनको कहा जा सकता है। तो वेक्टर होते क्या है? ए वेक्टर इज DNA मॉलिक्यूल हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट एन एप्रोप्रिएट होस्ट सेल। एक DNA मॉलिक्यूल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ले जाने वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम वेक्टर कहते हैं। इसमें DNA इंसर्शन और इंटीग्रेशन, क्लोनिंग के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जरूर होना चाहिए, जहाँ पर हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। वेक्टर इज ए व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ट्रक के समान काम करता है। ट्रक जिस प्रकार से भोपाल से सामान लेकर आपके रायसेन तक आ सकता है, उसी प्रकार से ये वेक्टर भी क्या करते हैं, एक चीज़ को उठा के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र DNA को कर देते हैं। जिस तरह से मच्छर जो है वो मलेरिया प्रोटोजोआ को या पैरासाइट को एक मलेरिया पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में इंट्रोड्यूस करा देता है, तो मच्छर एक वेक्टर है। उसी तरह से बहुत से वेक्टर हमने उनको डिसआर्म पैथोजन कर, यानी अब मच्छर मलेरिया परजीवी को तो नहीं पहुंचाएगा, बल्कि विटामिन बनाने वाले
प्रोटीन बनाने वाले किसी जीन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का काम करेगा। तो ये व्हीकल की तरह हम वेक्टर को यूज़ करते हैं। और इसके लिए हमने दो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज़ किया गया है। फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग फर्स्ट डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ द जीनोम मस्ट बी क्लोन इन एप्रोप्रिएट वेक्टर। टू ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेक्टर आर YAC एंड VAC। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स की बात हम कल करेंगे। थैंक यू।